जाकर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें और इनको जितने पॉइंट्स लिखे इनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें, आपका पेपर जो है इस चैप्टर में से पूरा हो जाता है। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, जिसमें से अराउंड 5 नंबर का पेपर आता है। अब हम आगे मूव करने लगे हैं सेल्स टैक्स की तरफ। उसकी हम बात करते हैं, सेल्स टैक्स क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर चलते हैं। सेल्स टैक्स का सबसे पहले आपको आज एक पेजर मिल गया, बाकी जो सेल्स टैक्स के डिटेल नोट्स हैं वो आपके पास इस वीकेंड तक या मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगे। सेल्स टैक्स स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस और पेपर पास करने की तमाम चीज़ें बता दें। हमने इस वीक के स्टार्ट में देखा था जो हमारा टैक्स का सिलेबस है, वो टैक्स का सिलेबस हमारा 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और दूसरा ग्रेड सी था। ग्रेड ए में हमारे पास 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इसकी वेटेज कितनी थी? 5 से 10 नंबर की थी। और इसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड चैप्टर टेस्टेड है, चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 2 दिनों में चैप्टर ये डन कर लिया था। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया है जो 70% मार्क्स तक का आता है, डैट इज़ इनकम टैक्स। 70 नंबर तक का अराउंड 60-70 मार्क्स का पेपर में आता है। उसके बाद जो सेकंड एरिया आता है वो सेल्स टैक्स का है, जिसकी वेटेज कितनी है? 30 मार्क्स की है। हम इस सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने लगे हैं और हमारी एफर्ट क्या होनी है कि हम इस सेल्स टैक्स को इस महीने में 100% क्या करें, कंप्लीट करें। बिकॉज अगर आपका सेल्स टैक्स का एरिया कंप्लीट हो जाता है, आपका पेपर जो है वो हर हाल में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कंफर्म 30 नंबर है, डिफाइंड आने हैं। इनकम टैक्स में अराउंड 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर में से कुछ में से आना है, कुछ में नहीं आना, और वो बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली होता क्या है कि इनकम टैक्स जब शुरू हो जाएगा ना, उसने ख़त्म होने का नाम नहीं लेना, और वो ख़त्म होने जाके अराउंड जुलाई में ख़त्म करने के बाद सेल टैक्स के पास हमारे बचने हैं अराउंड 2 हफ्ते। उस 2 हफ्ते में फिर 30 नंबर के लिए आपको भागना पड़ेगा। तो रादर देन वो जो 70 नंबर पे हमने इतना टाइम लगाना है और यहाँ पे हमने रिस्क लेना है, क्यों ना इसको सिक्योर कर लें पहले। ये डिफाइंड एरिया आना ही आना है, और उसमें से भी इनकम टैक्स में से भी जब जाएंगे तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। बिकॉज ये वो एरिया है जो आपको पेपर पास करवाएगा। यही एरिया बच्चों का पेपर फेल भी करवाता है, इसी एरिया ने बच्चों का पेपर पास भी करवाना है। अल्टीमेटली होता है आप जहाँ से जाके जिससे ही पढ़ेंगे ना, या जहाँ किसी दोस्त से पूछेंगे, वो हमेशा सेल्स टैक्स एंड पे करते हैं और वो भागते हैं, पूरा नहीं करते, कुछ छोड़ देते हैं, सिलेक्टिव कर लेते हैं। ये हमने काम नहीं करना। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप सितंबर में सारे बैठें पेपर में, आप सबसे पहले जो एरिया आई कैप में अटैम्प्ट करें वो सेल टैक्स का होना चाहिए। और ये अगर आपको तैयार हो जाता है तो आप विद इन 45 मिनट्स 30 नंबर आई कैप में सिक्योर कर सकते हैं। 30 नंबर सिक्योर यहाँ से हो गए, चैप्टर 1 से 5 नंबर सिक्योर हो गए, 35। उसके बाद बिजनेस का एरिया कंफर्म 20 नंबर का आना है, उसमें से आप 15 मार्क्स ले जाओगे, पेपर पास है। पेपर पास करना है कि मज़े लेने हैं सेशन के, ये आपके ऊपर है। रवायती चलने अंदाजे में तो मुझे उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू करूँगा इनकम टैक्स में आपने बोर हो जाना है। यहाँ पे जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर देखा आपने प्लानर, हमने इसको करना भी 2 दफ़े। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इसकी वेटेज है, इसको हम 2 दफ़ा कर रहे हैं ताकि हमारे पास कोई रिस्क ना रहे कि पेपर फेल करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इसको हम क्या करने लगे हैं, सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। अब रिसेंट जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आई हैं वो सेल्स टैक्स में ही आई हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको शुरू करने से पहले अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, सेल्स टैक्स में से पेपर आता कैसे है। अराउंड 30 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका सेल्स टैक्स में से आना है ऑन एवरेज। इसमें से जो उसने स्प्लिट रखा हुआ है, जो हर हाल में कंफर्म है, 60% पेपर आपका आना है न्यूमेरिकल बेस्ड, और 40% पेपर जो आपका आना है वो थ्योरेटिकल बेस आना है। ये कंफर्म है। हर अटेम्प्ट में अराउंड 16 से 18 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल मिल रहा होता है, और 10 से 12 मार्क्स की आपको क्या मिल रही होती है, थ्योरी मिल रही होती है, और ये कंफर्म है। इस एरिया में अगर आप जाएंगे, लोगों से ओपिनियन लेते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार सेल्स टैक्स में से सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो पेपर पास हो जाएगा, न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल कर लो पेपर पास हो जाएगा। हम उससे जाते हैं, थोड़ा सा इन मिथ्स को ब्रेक करते हैं। आपके पास सारा प्लानर है, वो जो आपके पास स्टैट दिए हुए हैं, जरा इन स्टैट्स के ऊपर आते हैं, जरा डिस्कस करते हैं इसको। अभी तक स्प्रिंग 15 से लेके ना
स्प्रिंग 15 से लेके स्प्रिंग 23 रीसेंट अटैम्प्ट तक जो सेल्स टैक्स का जितने मार्क्स का पेपर आया है वो सारा यहाँ पे गिवन है। अगर आप देखें ऑन एवरेज 29 मार्क्स का पेपर जो है वो सेल्स टैक्स में से कंफर्म आ रहा है ऑन एवरेज। अभी रीसेंट अटैम्प्ट में 28 मार्क्स का आया है, उससे पिछली में 26 का था, फिर 25 का था, फिर 30, 28, 31 एंड सो ऑन उसने किया हुआ है, जिसमें से 16% जो है मतलब अराउंड 60% पेपर जो है वो न्यूमेरिकल पूछ रहा है और 40% पेपर जो है वो क्या कर रहा है, थ्योरेटिकली पूछ रहा है। अभी रिसेंट अटैम्प्ट में 19 मार्क्स का न्यूमेरिकल था और 9 मार्क्स की थ्योरी थी। उससे पिछली अटैम्प्ट में 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, 11 मार्क्स की थ्योरी थी। उससे पिछली अटैम्प्ट में उसने बदतमीजी की थी, 8 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया था और 17 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली थी, उल्टा कर गया था। लेकिन वो थी स्प्रिंग की अटैम्प्ट। स्प्रिंग की अटैम्प्ट में सारे वो एक्सपेरिमेंट करता है, एग्जाम जो उसने करने होते हैं। अब मिथ्स यही है कि न्यूमेरिकल्स कर लो पेपर पास हो जाता है, थ्योरी पे आप लाएं पेपर पास नहीं होता। न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल इस दुनिया में बड़े मुश्किल पोर्ट्रे किए गए हैं। न्यूमेरिकल्स अगर हो जाए पेपर पास हो जाता है, लेकिन आई कैप के स्टैट जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ये अभी तक कुछ स्टैट्स हैं आपके सामने गिवन होंगे न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस के, स्प्रिंग 18 से लेके स्प्रिंग 23 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल हैं, न्यूमेरिकल करने से पेपर पास हो जाता है या न्यूमेरिकल पे जान मारे पेपर निकल जाता है या डिफ़िकल्टी है, तो इसका इतना अच्छा स्टैट नहीं होना चाहिए था। अगर आप देखें सेल्स टैक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी हैं ना आपके एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल, जिन न्यूमेरिकल्स में एसोसिएट्स आता है वो अराउंड 7 क्वेश्चन हैं पिछले 28 अटैम्प्टों के। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है सीमा एसोसिएट्स, वो डायरेक्टली फ्रॉम CFAP आया होगा। मतलब इतने मुश्किल क्वेश्चन हैं एसोसिएट्स के। अगर आप देखें फैज़ एसोसिएट्स जब हम परफॉर्म करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जब आप इसको पढ़ेंगे समझ कुछ नहीं आ रही होती। इसमें पासिंग परसेंटेज कितनी थी? 80% थी। आबिद खान एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसकी अपोर्शनमेंट सबसे मुश्किल है पास पेपर की, वन ऑफ द यूनिक अपोर्शनमेंट है, 84% है। उसके बाद हादी एसोसिएट्स मुश्किल क्वेश्चन है, 84% है, 79% है। अगर आप देखें न्यूमेरिकल्स में बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 80%। अब आप देखें अगर 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया है, उसमें से 14 मार्क्स हर बच्चा सिक्योर कर रहा है, तो उसका क्या चाहिए? न्यूमेरिकल इसमें प्रॉब्लम नहीं है सेल्स टैक्स में। और न्यूमेरिकल जब हम शुरू करेंगे, जब आपको फॉर्मेट दूंगा, एक चीज़ मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आप में से कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो कम से कम 90% न्यूमेरिकल में मार्क्स ना सिक्योर कर पाए, हर बच्चा कर पाएगा। सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो सेल्स टैक्स की थ्योरी है, जो कोई जिसके ऊपर बात नहीं कर रहा, और एग्जामिनर जो है वो हर बारी बता रहा है कि यार ये वो एरिया जिसके तुम फेल हो रहे हो, जिससे मैं तुम्हें फेल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें स्प्रिंग 21 में जो न्यूमेरिकल था उसमें 84% बच्चों ने क्या की हैं, पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब स्प्रिंग 21 में ही जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था उसमें से सिर्फ 13% बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। अगर आप इसमें पासिंग मार्क्स की जाए रेशो के ऊपर, 28%, 15%, 16%, 17%, ये आसान क्वेश्चन आया था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन थी, 15%। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो सेल्स टैक्स में है वो कौन सा है? थ्योरी का। यहाँ पे आपको जान मारनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल इसके आसान है, न्यूमेरिकल इसके हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम रेज हो रही है, जो फेल कर रही है, वो सेल्स टैक्स की थ्योरी है। और कंटिन्यूसली हर अटेम्प्ट में वो बता रहा है कि थ्योरी जो है ना वो प्रॉब्लम बनी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं स्प्रिंग 18 का जो न्यूमेरिकल है, इसमें कितने मार्क्स आए थे? 80% फैज़ एसोसिएट। स्प्रिंग 18 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कितने पासिंग मार्क्स आए थे? 28% आए थे। तो जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट बना हुआ है ना सेल्स टैक्स में, वो थ्योरी का। ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो मेन फोकस रखना है सेल्स टैक्स में वो थ्योरी के ऊपर रखना है, इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डूएबल हैं, वो इजी हैं, वो हो जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट्स गिवन कर दूंगा, इवन आपको फॉर्मेट सिखा दूंगा। उस फॉर्मेट सिखाने के बाद मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन रीड करते जाएँ, 80% न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है। एक आधी एडजस्टमेंट तंग करती है, बाकी न्यूमेरिकल्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो थ्योरी का है, इसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी? आपको जान मारनी पड़ेगी। ये चीज़ है, आपको ऑन अ वेरी फर्स्ट डे बता रहा हूँ। और कोशिश करेंगे टैक्स में जितने भी टॉपिक्स हम आगे करेंगे, जितने भी चैप्टर्स करेंगे, उसमें से जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया है हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके ऊपर उतनी ही हम एफर्ट्स करें, ना कि रेदर देन हम बस अनगटेड एफर्ट्स करते रहें और बाद में सर खपाते रहें।
अब इसमें प्रॉब्लम थ्योरी है, जब हम थ्योरी कर रहे होंगे तो उसके ऊपर हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसको देखते हैं। अब सेल्स टैक्स को अगर हम डिवाइड करें, सेल्स टैक्स के नंबर 30 हैं, लेकिन इस 30 नंबर को सिक्योर करने के लिए ये 5 एरियाज़ हैं जो हमने डिवाइड किए हुए हैं। मतलब पूरा सेल्स टैक्स जो है वो इन 5 एरियाज़ के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आप 5 एरियाज़ कर जाते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में से मार्क्स जो हैं वो सारे के सारे सिक्योर हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें बात हम करते हैं सेल्स टैक्स की कुछ डेफिनेशंस हैं, अराउंड 20 के करीब डेफिनेशंस हैं। ये इस डेफिनेशंस में से अगर आप देखें तो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ इस डेफिनेशंस में से वो टेस्ट करता है, चाहे न्यूमेरिकली पूछ रहा है, चाहे थ्योरेटिकली पूछ रहा है। 3 से 4 नंबर जो हैं वो उसने इस डेफिनेशन में से हर हालत में पूछनी है। अराउंड 21-22 डेफिनेशंस हैं, अभी हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग पे। उसके बाद डेफिनेशंस करने के बाद सेल्स टैक्स की प्रोविजंस एंड रूल्स आते हैं कि सेल्स टैक्स कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स टैक्स होता क्या है, किस तरह चार्ज होगा, रेट क्या होगा, किस तरह से अप्लाई होंगे, कैलकुलेट कैसे करना है, पे कैसे करना है, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करनी है। ये है आपके प्रोविजन एंड रूल्स। इसमें से भी अगर आप थ्योरेटिकली क्वेश्चंस की बात करें तो 3 से 4 नंबर का थ्योरेटिकली क्वेश्चन इसमें से भी पॉसिबल होता है। लेकिन ये जो तमाम रूल्स हैं ये ज़्यादा अटेस्ट कहाँ पे होते हैं, न्यूमेरिकली होते हैं। अगर आप ये वाला एरिया कर लें और ये वाला एरिया, ये 2 एरियाज़ आपके हो जाएं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 100% सॉल्व हो जाता है। मीन्स सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको सेल्स टैक्स की डेफिनेशन और इसकी नॉलेज चाहिए। इसकी बेसिस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और न्यूमेरिकल ऑन एवरेज कितने आपके आ रहे हैं, 16 से 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये 2 एरिया से आप करते हैं तो आपके 16 से 17 मार्क्स से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इन दोनों एरिया में से कंबाइंड जो थ्योरी आपकी आएगी वो अराउंड 6 मार्क्स तक की थ्योरी आ जाती है। तो अराउंड आप देखें तो 24 नंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो ये 2 एरिया जो हैं आपके सिक्योर कर देते हैं। सिर्फ ये 2 एरियाज सेल्स टैक्स में से 24 मार्क्स आपको ऑन अ वेरी फर्स्ट गोल लेके दे देते हैं। उसके बाद जो सबसे जो थ्योरेटिकल एरिया जो क्रैमिंग वाला एरिया है वो ये है, इसमें क्रैमिंग वगैरह इन्वॉल्व है। इसमें से जो मैक्सिमम टेस्टिंग होती है वो 5 नंबर की होती है। मतलब अगर 30 नंबर का या 29 नंबर का पेपर आ रहा है उसमें से 24 नंबर वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन 2 एरिया से सिक्योर हो जाने हैं और 5 नंबर वो हैं जो इसमें से सिक्योर होने होते हैं। तो ये आपके पूरे सेल्स टैक्स की डिवीज़न होती है, किसी भी पेपर में जाएं, किसी भी अटैम्प्ट में जाएं करने के लिए। तो इस तरह से उसने मार्क्स जो हैं वो स्प्रेड किए होते हैं कि डेफिनेशन से मार्क्स ले रहे हैं आपने, इससे मार्क्स लेने हैं और न्यूमेरिकल से मार्क्स लेने हैं। हम इसी चलेंगे अप्रोच के ऊपर। हमने जिस एरिया से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं हमने उस एरिया में से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो क्या करने हैं, सिक्योर हर हालत में करने हैं। तो ये हमारी अप्रोच जो है होनी चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, साथ हम जाएंगे प्रोविजंस पे और आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली न्यूमेरिकल्स के ऊपर मूव करते जाएंगे ताकि ऑल ऑफ सडन जाके आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह ना करने पड़े। तो ये स्ट्रक्चर है 30 नंबर सिक्योर करने का। हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, किसी चीज़ को भी हम लाइट नहीं लेंगे, लेकिन जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से पेपर आना ही आना है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये 30 में से 30 नंबर या सेल्स टैक्स जितने का भी आता है उसमें से हर बच्चा आप में से 90% मार्क्स सिक्योर करके बैठा हो। आप इसमें से सिक्योर कर जाए मार्क्स, लेट्स सपोज 30 नंबर का आता है, आप गलतियां भी करते हैं, 25 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर देते हैं। बिजनेस का आपको आएगा पेपर अराउंड 20 नंबर का, 15 वहाँ से सिक्योर कर लेते हैं। या आप 40 मार्क्स जो है सिर्फ इन 2 एरिया से सिक्योर कर सकते हैं। 5 नंबर चैप्टर 1 से लगा लें, 45 हो गए। बाकी आपके पास 16 चैप्टर्स हैं, इन 16 चैप्टर से 5 नंबर ले लेना, पेपर पास हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है टेक्स्ट को पास करने की। अगर आप इसको लेके चलते हैं कन्वेंशनल वे से, सिलेबस बहुत बड़ा है, अजाब है सिलेबस का, समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, वॉल्यूम देन वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप इसको इस वे से लेके चलते हैं आप बड़े ईजी टाइम के साथ, ईजी अप्रोच के साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। हमारी अप्रोच जो है वो यही होनी चाहिए। तो सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से और हमने ये 2 दफ़ा करना है। और मेरी कोशिश है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस भी मैं 2 दफ़ा कराऊँ आपको इस सेशन में। कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लूँगा, चाहे मुझे संडेज ऑन करने पड़े। मुझे रेगुलर के अलावा ये जो 2 एरियाज़ हैं ना जो 40 मार्क्स सिक्योर करवा रहे हैं, ये मुझे हर हाल में क्लास में 2 दफ़ा करवाने हैं ताकि आपको आपकी रिविजन्स में जाके इन 2 एरिया में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े अगस्त के मंथ में जाके। तो इसको हम शुरू करते हैं, डेफिनेशंस पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स टैक्स का ओवरव्यू कि सेल्स टैक्स है क्या, किस तरह चार्ज होता है, कैसे हम लेके चल रहे होते हैं, उसको हम बात करते हैं। सेल्स टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
इसको कोई ऑस्कर दे यार। ये बंदा हमारा अगला फाइनेंस मिनिस्टर है, इसहाक डार। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्ट नहीं होता, फिर डायरेक्ट कौन सा होता है? जो इनडायरेक्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो आपकी इनकम के ऊपर हम कभी भी चार्ज नहीं कर रहे, जो हम आपकी वेल्थ के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं कर रहे, जो हम आपके एसेट्स के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं कर रहे। बिकॉज हमें पता है कि जो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, जो हमने कैनन्स पढ़े थे, डैट शुड बी बेस्ड के जो जितना पे कर सकता है आप उससे ही टैक्स ले। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान में आप हर बंदे से उसकी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की बात करें, एक जो आइडियल टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? वो डायरेक्ट टैक्स का ही होना चाहिए कि कोई भी पर्सन है, आप उसको पकड़ें, हाँ पूछें भाई कितनी इनकम कमाई है तुमने, आप उसकी इनकम पकड़ें या पूछें जी आपके पास कितने एसेट्स हैं, या आप देखें आपके पास कितनी वेल्थ है, इनको पकड़ें, उसके ऊपर आप रेट मल्टीप्लाई करें, रेट लगा के जो टैक्स है वो ले लें। ये है एक बहुत ही दीवाने का ख्वाब जो पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी जो इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। आपके पास एविडेंस ही नहीं है कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कितने पैसे नहीं कमा रहा। जैसे आजकल सीज़न है, रमज़ान चल रहा है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2.5 मिलियन जो है ये अर्न करेंगे बैगर सिर्फ इस महीने में, कराची में सिर्फ। मतलब 3 करोड़, 3.25 करोड़ की भीख सिर्फ बैगर्स मांग सकते हैं। क्या आप इसको टैक्स कर सकते हैं? चलें आप लिटमस टेस्ट कभी कीजिएगा, जाएं ज़रा ये बादशाही मस्जिद के पास 2 मिनट खड़े होकर देखें, ये जो है ना आपका ज़्यादा दरबार, वहाँ पे 10 मिनट खड़े होकर देखें बैगर्स कितना कमाता है 10 मिनट में। आपको खुद एहसास होगा यार मैं पैदा हुआ, मैं मैट्रिक किया, नंबर लिए, बिस्त हुआ, मार खाई अब्बू से अम्मी से, सबको छोड़ा, सबको, इंटर में आया, टॉप किया, खुदा ना खास्ता किसने किया हो, फिर माँ बाप को ख्वाब दिखाए कि नहीं मैं सीए करूँगा तो मेरे पास गाड़ी होगी। ऑडी से कम ख्वाब नहीं देखे थे आपने, हालांकि मिलती अब रक्षा भी नहीं मिलना जो हालात चल रहे हैं। सारे ख्वाब देख के बैठे, फिर सीए में आए, मेहनत शुरू की, पीआरसी पेपर के पास किए 5 एक ही अटैम्प्ट में, स्टैंडर्ड्स याद किए, IAS 16, IAS 38, कंसोलिडेशंस याद की, टैक्स में एक्सेल किया, लॉ के रट्टे मारे, कर करा के आपने अपना कैफ किया। कैफ करने के बाद कहाँ चले गए? फर्म में ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन झटका लगा पहला जब उन्होंने कहा स्टाइपेंड मिलेगी 16,500, और अगर आप लोग लेट आए तो हम आपका 1000 रुपया काटेंगे, और आपके पी फंड के पैसे कटेंगे, और आपके चार्जेस भी कट रहे होंगे। तो इन शॉर्ट हम आपको कोई अराउंड 14,800 के करीब जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करेंगे स्टाइपेंड का। चलो ख्वाब टूटा। अगर कहा ठीक है यार 3 साल का टाइम है, कमाएंगे, बन जाएंगे कुछ, उसके बाद जाके हम 2 नंबरियाँ करेंगे, पैसे कमा लेंगे। लेकिन असल दुख हुआ कि जिस दिन आप जा रहे थे आपने एक भिखारी को देख लिया। आपके जो पूरे महीने की कमाई है ना, मतलब जितने आपने स्टैंडर्ड्स याद किए, जितना टैक्स याद किया, जितना लॉ याद किया, बैगर ने क्या किया? उसने बस एक आवाज़ लगाई है, एक अपना हाथ उड़वाया है, डैट्स इट। तो वो क्या कर रहा होगा? आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। आपको स्कूल पकड़ भी लेंगे ना, अब नहीं मिलेगा। आप कहें जी मेरे पास रेड बुक्स पढ़ी स्टैंडर्ड्स की, मुझे कुछ दे दें, दवाएं भी नहीं मिलनी है आपको, ये पागल है, ये रिटार्डेड है, इम्पेयर हो चुके हूँ मैं। तो ये जो है ना 14,800 जिसको दे रहे हैं, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, पता है इनको, इसको दे रहे हैं। ये कितने कमा रहा है इसको नहीं पकड़ सकते आप, कभी भी नहीं पकड़ सकते पाकिस्तान में। चलें ये तो हम ऑन अ वेरी लाइटर नोट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपके मुल्क का जितना भी रिटेल सेक्टर है, दुकानदार हजरात हैं, आप इन्हें पकड़ सकते हैं। आपके कंट्री के जितने भी हॉकर्स हैं, ये जो गली मोहल्लों में आके बेच रहे हैं, जो तरस खा लेते हैं आपकी यार नहीं गरीब आदमी है धूप में फिर रहा है, ये गरीब आदमी भी पर मंथ ऑन एवरेज 50,000 कमा रहा होता है प्रॉफिट। एक सब्जी वाला जो आपकी गली मोहल्ले में बैठा हुआ है उसका पर मंथ प्रॉफिट 1 लाख के करीब निकल रहा होता है।
इनको हम नहीं पकड़ सकते। अब ये ना कहना कि सर छोड़ दें, जाके सब्ज़ी खोल लेते हैं, सीए सब्ज़ी फरोश, साइकिलों पर लिखा लेते हैं, आवाज़ें लगाएंगे सीए सब्ज़ी वाला आ गया, फ्रूट वाला आ गया, और उनको सिखाना कि जी 10 रुपये के 12 केले हैं तो इसके पैसे इम्पेयरमेंट करेंगे, कंपाउंडिंग ऐसे ही होगी, ये ना करने बैठ जाइएगा। बट ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। आपके जितने भी रिटेलर्स हैं वो कहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं। आप वहाँ पे छोड़ें, आप निकलते हैं जितने भी आपके होल सेलर हैं, आपके लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शालम मार्केट है, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान जो है वो 7-7 करोड़ की है, जिसका हार्डली एरिया होगा 4x5 का। चलें आप लिबर्टी चले जाएं, लिबर्टी का जो काउंटर है वो काउंटर आपको लेने के लिए 2-2 करोड़ देने पड़ते हैं। आई जस्ट नो अ पर्सन, उसका सिर्फ लिबर्टी मार्केट में एक काउंटर है जिसके ऊपर वो लेसेस वगैरह देता है, जो फीमेल की लेस वगैरह होती हैं वो बेच रहा होता है। अभी उसने 2 करोड़ का घर लिया अपना, उसका और कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। लिबर्टी में बैठ कर उसका काउंटर है, उसने भी अपना घर लिया 2 करोड़ का रिसेंटली, अभी पिछले चंद दिन पहले। लेकिन उसकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, क्यों? डिक्लेयर ही नहीं है, कितने कमा रहा है कितने नहीं कमा रहा, गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी उसको? नहीं पकड़ सकती। जितने आपके दुकानदार हैं बल्क में, अभी जब भी हम ये अभी फ्लड आया था ना, तो हमने कुछ ड्राइव्स वगैरह की थी, पता होगा आप लोगों को। हम 2-3 दफ़ा के अकबरी मंडी सामान लेने के लिए, राशन वगैरह बल्क में सामान उठाया, कोई बंदा हमें वहाँ पे रसीद देने को एग्री नहीं था, कहते हम आपको रसीद इशू नहीं कर सकते। दैट वॉज द मेजर इशू। क्यों? अगर वो रसीद इशू कर दें तो उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी सेल्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी, वो नहीं करते। हमने अराउंड 7-8 लाख का सामान लिया, एक रसीद हमें नहीं दी किसी ने, वो रसीद देते नहीं। वहाँ जाकर समझ लगी कि एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो चल रही है, टका के चल रही है, ब्लैक मार्केट आपकी अरूज पे है। और वहाँ पे एक छोटी सी दुकान जहाँ से हमने घी लिया था, वो आई गेस इतनी सी दुकान होगी, सिर्फ इतनी सी दुकान, उससे हमने 2 लाख की परचेजिंग की है। उस 2 लाख में से उसका मिनिमम मार्जिन भी निकला होगा ना, कोई 80,000 निकाल गया होगा वो, क्योंकि उसने हमें रिसीट नहीं दी। अगर वो हमें रिसीट देता तो क्या होना था, उसको अपनी इनकम की, ये मेरी सेल्स हैं, ये मैंने कमाया, नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप गवर्नमेंट को नहीं बता रहे। अगर वो सेल्स रिकॉर्ड करता है, उसको बताना पड़ता है ये मेरी सेल्स है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट है। जब आपने सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं किया, आपका प्रॉफिट आएगा? तो फिर वो बताते ही नहीं है कि हमारी सेल्स हुई हैं कि नहीं हुई। इसलिए कभी आपने देखा हो कि पाकिस्तान में आप किसी को चेक दें, वो चेक नहीं लेता, 100 बहाने बनाता है, चेक नहीं यार, कैश ला दो, ये वो। आपके क्रॉस चेक नहीं, क्रॉस चेक भी बाउंस हो जाते हैं, क्रॉस चेक बाउंस हो, आप अंदर हो जाएंगे जिसने चेक दिया होगा। पे ऑर्डर तक नहीं लेते जी, पे ऑर्डर नकली निकलते हैं। अगर इसमें ना पे ऑर्डर निकल आए तो आपको 5 साल की कैद है। इतना सिक्योर सिस्टम है, नहीं लेते। क्यों? इनको डर है कि अगर हमारे कोई भी पैसा बैंक में चला गया ना, हमें उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट है भी ऐसी, निकाल देती है रिकॉर्ड। आपके बैंक्स वगैरह सेव नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहे जिसका चाहे बैंक अटैच कर सकती है, पकड़ सकती है। ये लीगली अलाउ है, बिकॉज यहाँ पे लीगल काम बड़ा होता है पाकिस्तान में। तो अब ये जो पैरेलल इकोनॉमी हमारे कंट्री में रन हो रही है, ये सबसे बड़ी जो है हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है, बिकॉज ये कमा रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कंट्री गरीब है, बट पाकिस्तानी गरीब नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा है, आप एक कंट्री के पास नहीं है। आप यही बैगर को पकड़ें, टैक्स ले लें, इससे आएगा। आप इन्हीं हॉकर्स को पकड़ें, इन्हीं पकड़ें टेलर्स को, टैक्स आएगा। ये टैक्स नहीं दे रहे, ये टैक्स फ्री इंजॉय कर रहे हैं। और पकड़ा कौन जा रहा है? जो थोड़े बहुत लोग टैक्स दे रहे हैं। और कौन सफ़र कर रहा है? मुल्क। मतलब आपकी कंट्री की आबादी अराउंड 24 करोड़ हो गई है। उस 24 करोड़ में से आपके जो एक्टिव फाइलर है ना, जो हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, वो 20 लाख भी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में लेस देन 2 मिलियन पीपल्स जो हैं वो इस 24 करोड़ अवाम को पाल रहे हैं, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ। हम रिटर्न फाइल करते हैं, लोग नहीं फाइल करते। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? कहती है यार ये पॉसिबल नहीं है, अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे के बैठे रहें, आप कैसे जाएंगे कि टैक्स निकलवाने के लिए? नहीं निकलवा सकते। वो जिसकी एक दुकान है लेसिस वाली, वो कैसे टैक्स लेंगे? उससे नहीं ले सकते। उसके पास गाड़ी है, उसके पास ग्रैंडी है, उसके पास घर है 2 करोड़ का। आप कहेंगे टैक्स देखेगा, मैं तो पैसा नहीं कमाता, मैं तो गरीब हूँ, मैं माड़ा आदमी हूँ। ये जो गली मोहल्लों में ये सामान बेच रहे हैं, हॉकर्स हैं, आप टैक्स लें जी, हम तो कमाते नहीं हैं, हम सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, नुकसान हो जाता है। क्या करे गवर्नमेंट फिर? अब गवर्नमेंट के तो हाथ खड़े हैं यहाँ पे, पकड़ भी नहीं सकते, मजबूरी भी है। और अगर वो कोई यहाँ पे एक्टिव स्टेप लेंगे, आपकी पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी, गरीब मारा गया, गरीब मारा गया। इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन गरीब है, और वो गरीब नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जो गरीब बनते हैं वो गरीब है नहीं, और दुश्मन भी इस कंट्री के वही बने हुए हैं। मतलब आप गाड़ी लेके निकले हैं, आया साइकिल वाला, आपकी गाड़ी को मार दे, सारे कौन करेंगे? आपको करेंगे ब्लेम कि आपके कसूर है, आपकी गाड़ी उसको बख्श देनी, उसको माफ़ कर दे, बेशक वो रॉन्ग वे पे आ रहा हो, क्योंकि गरीब कसूरवार नहीं है। लेकिन हमारे कंट्री को दबा किसने किया हुआ है? गरीब ने किया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम्स हैं।
इस प्रॉब्लम का क्या करें सोल्यूशन, बिकॉज हमारे कंट्री को चाहिए पैसे 9,200 अरब रन करने के लिए। टोटल टैक्स हमारे मुल्क में कलेक्ट होता है 4,250 अरब रुपए का। फिर हम कर्जे मांगते हैं, भीख लेते हैं, कुछ कॉल पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी कंट्री रन नहीं होता। अब ये गैप कैसे करे गवर्नमेंट क्लियर? फिर वो कहती है यार ठीक है, ये लोग तो बाज नहीं आएंगे, जितना मर्जी कह दो, इन्होंने हमें टैक्स पे नहीं करना, अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम चलते हैं अल्टरनेटिव वे पे। वो क्या है? इस बैगर ने निकलने, गोल्ड लिफ भी नहीं है, पकड़ लो, कोई नहीं। इसने निकलना रिटेलर ने, इसने अपने घर वालों के लिए ब्रेड लेनी है, पकड़ लो इसे। फिर वो कहते हैं अगर तुम हमें अपनी इनकम नहीं बताओगे ना तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे एक्सपेंसेस पकड़ेंगे। और फिर वो आपसे नहीं पूछते तुम गरीब हो अमीर हो, फिर सबको रगड़ देते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स चाहिए तो कंट्री चलेगा ना। वो फिर नहीं ना, अब गुनाह कर रही है 23 करोड़ अवाम, तो फिर सारे रगड़े जाएंगे। मेजोरिटी गुनाहगार है हमारे कंट्री में इस दफ़ा। हाय, वाहिद बेनिफिट जो मुझे मिला ना आज तक, बस गाड़ी पे टैक्स कम पड़ा था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बेनिफिट। ये कहा था जी आपको हम VIP लाउंज देंगे, कुछ नहीं मिलता, बस लालच ही होती है, ऊपर टेंशन लगी होती है कि ये चीज़ डिक्लेयर करनी है, ये भी करनी है, इसका रिकॉर्ड मांग लिया, ना हुआ तो क्या होगा। बेनिफिट्स वैसे नहीं है, ये भी ज़्यादती है कि जो टैक्स पेयर है इनको बेनिफिट्स होने चाहिए थे, ख़ास तौर पर नहीं देते। लेकिन जो ना लार्ज टैक्स पेयर जो बड़े हैं उनको बेनिफिट्स देते हैं, उनको आपका मेरे ख्याल से ये ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट होता है ना, वो इशू कर देते हैं, VIP वो कंसीडर होते हैं आपके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको अब इनकम नहीं पकड़ेंगे, हम आपके एक्सपेंसेस पकड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि मछरे खड़ा हुआ था, तो वो दो बंदे अपनी बोरी बांध रहे हैं, एक तो 3 लाख कमाया, एक 4 लाख कमाया हुआ है। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं 21 दिन काम करके आया हूँ, मैंने 3 लाख नहीं कमाया, और हर चीज़ मुझे पता है, मतलब हर 2 नंबर ही पता है, करने के बाद भी 3 लाख नहीं कमा सका। तूने आज एक दिन बैठा है, तूने कपड़े बेचे, 3 लाख कमा गया, तो मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। मेरे बैंक में कितने आए, मेरे बैंक से कितने गए, मैंने क्या परचेज़ किया, मैंने क्या परचेज़ नहीं किया, सब कुछ मैंने गवर्नमेंट को बताना है। उनसे गवर्नमेंट पूछेगी नहीं। फिर उन्हें क्या करेगी, आ जाओ भाई इनडायरेक्ट टैक्स पे, हम तुमसे इनडायरेक्टली लेंगे, तुम जाएं, आप जाके आप एक्सपेंस करें, हम आपके एक्सपेंस के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स चार्ज कर देंगे। फिर अब ये जो है ना एक्सपेंस करने वाली रेशो ज़्यादा है आपके कंट्री में। ये 24 के 24 करोड़ की आवाम जो है आबादी, इन्होंने खर्चा करना ही करना है। फिर क्या कहते हैं, अब हम टैक्स आपसे इस तरह निकलवाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है उसके फीडर से लेके जब बंदा मरता है उसके कफन तक टैक्स है, और टैक्स फिर यहाँ पे गवर्नमेंट निकलवाती है। वो कहती है फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप कमाते हैं नहीं कमाते, आप चोरी करते हैं, आप डाका डालते हैं, हमें आपकी इनकम हराम है हलाल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकालें आए टैक्स से। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स टैक्स को लेके आती है, जो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये रीज़न है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो यहाँ पे गवर्नमेंट लेके चल रही होती है। तो अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्सेशन ठीक कर लें, गवर्नमेंट ये टैक्स कम कर सकती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स अगर हम ठीक करेंगे तो कोई ना कोई पार्टी आ जाएगी पॉलिटिकल, कहेगी जी देखे बंदे मारे गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वापस आपको जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स में। बिकॉज ये मुझे याद है कि 2013 में सेल्स टैक्स का रेट जो है था वो 12% था, आज GST खड़ी हुई है 18% के ऊपर। आपके फाइलर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, लोग रिटर्न फाइल कम से कम तक कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट GST बढ़ाती जा रही है। अगर इस साल के एंड तक ना टैक्स की रेशो पूरी हुई तो जून के बाद GST रेट 20% हो जाएगा, और बढ़ा देंगे GST। क्या करे फिर वो, यहाँ तो आप लोग टैक्स पे करें, वो हम करेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट फिर टैक्स यहाँ से ले रही होगी। तो ये है गवर्नमेंट के पास रीज़न सेल्स टैक्स लगाने की। सेल्स टैक्स वैसे होती ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो फाइलर हैं, वो अपने इनकम में भी टैक्स पे कर रहे हैं, चलें उसके ऊपर उनको रिफंड्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जो GST वगैरह पे कर रहे होते हैं, ये नुकसान है हमारे कंट्री का। इंडिया में GST थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन हमारे कंट्री में GST जो है वो प्योर उसका जो बर्डन है वो किस पे आता है, कंज्यूमर पे आता है, जो भी हम बात करते हैं। अब सेल्स टैक्स को समझने से पहले ना जो पूरी सेल्स टैक्स की कहानी है, ये इसको हम समझेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के ज़रिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। सेल्स टैक्स जो है ये क्लोजली रिजेंबल करेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ज़रा लिखवाएं क्या आता है PL अकाउंट में, सेल्स आती हैं, हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, इसमें से हम लेस करवाते हैं
फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं नॉर्मली वो हम सारे लेस करवाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये जिस वे में हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं ना, इसी वे में हमारा क्या होता है, सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट होता है। कैसे, जो सेल्स करते हैं दुकानदार वो टैक्स लेते हैं दुकान लोगों से जिसको बेच रहे होते हैं। तो जो सेल्स करते हैं, सेल्स के ऊपर क्या टैक्स लेते हैं, आउटपुट टैक्स। मतलब आपने चीज़ बेची, इसको सामान बेचा, इससे टैक्स मैंने ले लिया। और जब मैंने सामान ख़रीदा होता है, मैं जिसका सामान लेके आया उसको मैं टैक्स पे करके आया होता हूँ। जो मैंने परचेजेस वगैरह की होती हैं या जो मैंने एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होते हैं, उस पर मैंने टैक्स कौन सा पे किया होता है, इनपुट टैक्स पे किया होता है। इस आउटपुट टैक्स में से हमने ये इनपुट टैक्स लेस करवाना है। जो हमारे पास जवाब आएगा, डैट विल बी सेल्स टैक्स पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल कहलाएगा। तो जिस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम ये कर रहे होते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। पूरे सेल्स टैक्स में ना दो ही चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है जो हमने देखनी है, एक सेल्स और दूसरी परचेज। बिकॉज जब हम सामान बेचेंगे ना कस्टमर को, तो हम क्या लेंगे, कस्टमर से टैक्स लेंगे। तो सेल्स के साथ क्या एसोसिएट होगा, आउटपुट टैक्स। और जब हम सामान लेके आएंगे, हम सामान दे के आए होंगे, तो उससे क्या एसोसिएट होगा, इनपुट टैक्स। तो पूरे सेल्स टैक्स में ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या होनी है, इस्तेमाल होनी है, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। जो हम कस्टमर से सामान लेंगे, जो हमने टैक्स उससे लिया होगा, जो हमने टैक्स पे किया होगा वो लेस करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है वो आ जाएगा। तो इस पूरे सेल्स टैक्स में हमने क्या करना है, इसके ऊपर रहना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल्स टैक्स पेएबल। ये चीज़ हमने सीखनी है, जो किससे रिलेट कर रही है, क्लोजली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रही होती है। जो आपका होता है पीएल अकाउंट जिसमें परचेज सेल्स वगैरह होते हैं, उसी वे में हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना सीखना है सेल्स टैक्स को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन टिल? नहीं। जब आप सेल्स करते हैं तो आप कस्टमर को सामान बेचते हैं, कस्टमर आपका पेमेंट करते हैं, आप उससे सामान की कीमत भी लेते हैं और आप उससे टैक्स भी लेते हैं। वो जो आप कस्टमर से टैक्स लेते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाता है। सेल्स आपके बिजनेस से बाहर जा रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स। जब आप सामान खरीद के लाए होते हैं तो आपने टैक्स पे किया होता है, जो आपने पे किया है वो क्या है, आपका इनपुट टैक्स है। तो जो मैंने कस्टमर से टैक्स लिया, वो जो मैंने टैक्स दिया होगा वो उसमें से लेस करवाऊंगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, मेरी गवर्नमेंट को पे हो जाएगी। ये मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाती है, जो एक मेन कंसेप्ट है सेल्स टैक्स को लेके चलने का। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इतना ही बहुत है। कल हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और आई गेस मंडे को हमारी तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कल आपका टेस्ट है, क्लास के बाद कल क्लास तो होगी, मैं बेशक आधे घंटे क्लास करूँ, कल मैं क्लास तो करवाऊँगा। नोट्स इसके मंडे को आपको हार्ड बाउंड में अवेलेबल मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के भी हार्ड बाउंड मंडे को मिल जाएगा, मैंने समरी से प्रोवाइड कर दी है। हार्ड बाउंड जो है ना, सेल्स टैक्स का चैप्टर 1 दोनों मंडे को मिल जाएंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा मैं भी हाथ हल्का रख रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा। तो सेल्स टैक्स के कंप्लीट नोट्स और वो जो है चैप्टर 1 के कंप्लीट नोट्स ना मंडे को इनको हार्ड बाउंड में आपने दे देने, तब हम टेस्ट कर लें। तो यार ड्राइव है ग्रुप में लगी हुई।